बीरबल और चालाक दवाई वाला हकीम। शाह हिंद अकबर के दरबार में उस दोपहर एक अलग ही हलचल थी। गर्मी इतनी थी कि पंखे झलाने वालों के हाथ थक चुके थे, लेकिन दरबारियों की उत्सुकता जरा भी कम नहीं थी। सम्राट अकबर ने एक विचित्र ऐलान कर दिया था। जो व्यक्ति दरबार में आज सबसे अनोखी, सबसे पेचीदा और सबसे बिना सिर पैर वाली समस्या लेकर आएगा और जिसे बीरबल भी हल न कर पाए, उसे हम 1000 चांदी के सिक्के इनाम में देंगे। यह सुनकर तो दरबार के कोने कोने से लोग अजीब अजीब परेशानियां लेकर आने लगे। कोई कहता, महाराज, मेरी बकरी हर समय मेरी बीवी की साड़ी खा जाती है, इसका क्या इलाज है। दूसरा कहता, हुजूर, मेरा पड़ोसी रात में नींद में बात करता है और उसके सपने में मैं उसके खेत चुरा रहा हूं। अब गांव वाले मुझसे नाराज हो गए हैं। बीरबल एक एक मामले को मुस्कराते हुए निपटाते जा रहे थे। तभी दरबार में एक लंबा, पतला, तीखी मूंछों वाला आदमी घुसा। पीठ पर एक थैला, गले में माला और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे वह खुद अकबर से भी ज्यादा अक्लमंद हो। सलाम जहांपना, मैं हूं हकीम हबीबुल्ला चंचलपुरी, बीमारी का दुश्मन, दवा का दोस्त और दिमाग का डॉक्टर। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो हकीम साहब, आपकी परेशानी क्या है। हकीम ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा पेशेंट दिन में खटमल बन जाता है और रात में इंसान। मेरी सारी दवाइयां बेअसर हो चुकी हैं, बीरबल साहब इसका इलाज करें। पूरा दरबार पहले हंसा, फिर शांत हुआ। अब मामला दिलचस्प हो चुका था। बीरबल ने पूछा, कहाँ है आपका पेशेंट। हकीम ने इशारा किया और पीछे से एक व्यक्ति सर से पैर तक चादर में लिपटा सामने आया। उसके शरीर पर जगह लाल धब्बे थे। ये हैं शरीफुद्दीन। सुबह उठते ही उन्हें खटमल जैसा महसूस होने लगता है। दीवारें चढ़ते हैं, कोनों में छुपते हैं और लोगों को काटते भी हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो आपने क्या इलाज किया अब तक। हकीम ने कहा, मैंने 3 प्रकार की दवाइयां दी, खटमल खान, इंसानिरा 500 और दीवारामल, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अकबर ने हंसी रोकते हुए बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, अब क्या इलाज है। बीरबल ने शरीफुद्दीन से पूछा, तुम्हें कब से खटमल होने का एहसास होता है। शरीफुद्दीन बोला, जब से इस हकीम ने मुझे खून साफ करने की दवा दी थी, तभी से। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, ये बीमारी नहीं है, ये दवा की चालाकी है। अकबर चौंके, क्या मतलब। बीरबल बोले, ये हकीम साहब ने जानबूझकर ऐसा सिरप दिया है जिसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो शरीर में जलन पैदा करती हैं। इन महाशय को खटमल बन जाने का वहम इसीलिए हो रहा है क्योंकि जलन के कारण ये रात में खुजाते हैं और हकीम इन्हें कहते हैं कि ये खटमल की हरकत है। फिर इलाज का लंबा खर्चा लिया जाता है। हकीम घबरा गया, नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरी दवा असरदार है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, तो फिर आप ही खा लीजिए अपनी दवा का 1 चम्मच, हम सब देखते हैं असर। हकीम पसीना पसीना हो गया। हुजूर, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूं, मुझे जरूरत नहीं। बीरबल ने कहा, शरीफुद्दीन जी, आप अपने हकीम से पूछिए, अगर दवा अच्छी है तो ये खुद क्यों नहीं लेते। अब तो पूरी सभा हंसी से लोटपोट हो गई। अकबर ने आदेश दिया, हकीम की दवाइयां जब्त की जाएं और उसे दरबार में ठगने के प्रयास का दोषी मानते हुए 1 महीना नगर सेवा में लगाया जाए। हकीम जाते जाते बुदबुदाया, मैं सिर्फ दवा नहीं देता था, सपने भी ठीक करता था। और बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सपनों का इलाज वही कर सकता है जो खुद सच में जागा हो। सब लोग तालियां बजा उठे। लेकिन जैसे ही दरबार समाप्त हुआ,
बीरबल के पास एक बुजुर्ग आया जिसके चेहरे पर रहस्य था। वह धीरे से बोला, बीरबल साहब, वो हकीम तो सिर्फ दिखावा था, असली खेल किसी और का है। मैं रात को आपके घर आऊंगा। बीरबल ने चौंक कर पूछा, किसका खेल? बुजुर्ग बोला, जिसने दरबार को एक लंबे समय से मूर्ख बना रखा है। असली चालाक हकीम तो दरबार के भीतर ही है। एक ऐसा आदमी जो बीमारी नहीं, भरोसा बेचता है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। बीरबल और अदृश्य रोग का सौदागर। बीरबल उस रात असहज नींद में करवटें बदल रहे थे। बुजुर्ग की रहस्यमय बातों ने उनके मन में एक जिज्ञासा की जाल बुन दी थी। कौन है वो असली चालाक हकीम? और कैसा रोग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन दरबार को धीरे धीरे ग्रस रहा है? रात के दूसरे पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। बीरबल ने स्वयं द्वार खोला। वही बुजुर्ग खड़ा था, धीमे स्वरों में बोला, बीरबल साहब, आपको कुछ दिखाना है, लेकिन आंखों से नहीं, समझ से देखना होगा। बीरबल ने एक टिमटिमाता लालटेन उठाया और उसके पीछे चल पड़े। वे चुपचाप शहर की तंग गलियों से निकलकर एक पुरानी इमारत में पहुंचे जिस पर लिखा था, रोगविज्ञान भवन, नवाचार विभाग। भीतर घुसते ही बीरबल की नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ी, हकीम फलसफा अली, विचारों से बीमारी का इलाज। बीरबल ने चौंक कर पूछा, ये कौन है? बुजुर्ग मुस्कराया, इसी आदमी ने दरबार के कई प्रभावशाली लोगों को यकीन दिला दिया है कि उनकी सोच ही उनकी बीमारी है और वो खुद ही इलाज है। बीमारी दिखती नहीं है पर मरीज तैयार हो जाता है। भीतर घुसते ही बीरबल को कुछ चौंकाने वाले दृश्य दिखे। राजदरबार के कई वरिष्ठ अधिकारी वहां बैठे थे, आंखें बंद किए, मंत्र बुदबुदाते हुए और हाथों में अजीब से ताबीज पहने। एक दरबारी कह रहा था, मुझे खांसी नहीं है, लेकिन हकीम साहब कहते हैं अगर मैंने उसे सोचा तो लग जाएगी, इसलिए मैं रोज 8 सोने का विचारविरोधक धूप जलाता हूं। दूसरा बोला, मुझे सांस की तकलीफ है, पर हकीम साहब ने कहा कि अगर मैं 500 बार स्वस्थ हूं बोलूं तो मैं सचमुच स्वस्थ हो जाऊंगा। अब मैं पूरा दिन यही बोलता हूं, सांस लेना भूल जाता हूं। बीरबल मुस्कराए, अब खेल समझ आ गया था। कुछ ही देर में हकीम फलसफा अली स्वयं मंच पर प्रकट हुआ। लंबा जामुनी कुर्ता, एक हाथ में शीशा, दूसरे में एक पुस्तक जिसका नाम था बीमारी का मनोवैज्ञानिक बहीखाता। वह बोला, सुनो, रोग का मूल कारण शरीर नहीं, संभावना है। जो बीमार हो सकता है वो बीमार है, और जो बीमार नहीं हो सकता वो भ्रम में है। मैं भ्रम का इलाज करता हूं। सभा ताली बजा उठी। बीरबल ने वहीं से पूछा, तो आप संभावना का इलाज करते हैं हकीम साहब? हकीम अली मुस्कराया, बिल्कुल। बीमारी की सोच को मारो, शरीर खुद ठीक हो जाएगा। मैं कोई दवा नहीं देता, सिर्फ विचार बदलता हूं। बीरबल बोले, तो क्या आपने कभी किसी बीमारी को देखा है? हकीम बोला, बीमारी को नहीं, उसका बीज देखा है, डर। डर ही सबसे बड़ा रोग है। बीरबल अब समझ चुके थे कि ये आदमी डर का सौदागर था। वह बीमारी नहीं बेचता था, वह बीमारी का डर बेचता था। बीरबल बोले, तो अगर हम आपसे डरना बंद कर दें तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। सभा में खामोशी छा गई। हकीम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तब मैं उम्मीद बेचूंगा। बीरबल मुस्कराए। कितनी चतुराई से आप अदृश्य चीजों की दुकान चला रहे हैं, कभी डर कभी उम्मीद। न कुछ थैलों में न शीशियों में, लेकिन फिर भी हर दरबारी आपसे कुछ खरीदता है। हकीम तनकर बोला, क्योंकि मैं दिमाग का इलाज करता हूं। बीरबल बोले, तो आइए कल दरबार में आपके इस इलाज की परीक्षा हो।
अगले दिन दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। हकीम फलसफा अली और बीरबल आमने सामने। बीरबल ने आदेश दिया कि हर दरबारी जिसे हकीम ने कोई सलाह दी हो वह खुलेआम बताएं कि उनका रोग क्या था और इलाज क्या मिला। दरबारियों ने एक के बाद एक अजीब अनुभव बताए। हकीम साहब ने कहा, अगर तुम 5 दिन तक केवल हरे रंग के कपड़े पहनो तो अपच ठीक हो जाएगी। मुझे नींद नहीं आती थी तो उन्होंने कहा कि बिस्तर पर नींद आ रही है बोलते हुए सो जाओ। अब मैं पूरी रात बोलता रहता हूँ। पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर ने हकीम से पूछा, आपका दावा है कि आप बिना दवा के इलाज करते हैं? हकीम बोला, जहां पनाह, अगर सोच ही बीमारी है तो इलाज भी सोच ही होना चाहिए। बीरबल ने पूछा, तो क्या आप सोच को नाप सकते हैं? कोई तो तरीका होगा ये साबित करने का कि आपने इलाज किया है। हकीम मुस्कुराया, बीमारी के न दिखने की तरह इलाज भी अदृश्य होता है। बीरबल गंभीर हो गए। तो आप मानते हैं कि आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है? हकीम चुप हो गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह व्यक्ति विचारों को बीमारी और इलाज के रूप में बेचता है। कोई प्रमाण नहीं, कोई औषधि नहीं, केवल भ्रम। और भ्रम फैलाने वाला सबसे खतरनाक रोगी होता है। अकबर ने आदेश दिया, हकीम फलसफा अली को विचार विन्यास के नाम पर दरबार में भ्रम फैलाने के जुर्म में नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर खड़ा किया जाए, जहां वह सोच का इलाज खुलेआम दे और जनता खुद तय करे कि वो हकीम है या हास्यकर्मी। दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन उस शाम एक विशेष संदेश बीरबल के घर पहुंचा, एक सुनहरा पत्र जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आपने अदृश्य रोग को पहचाना, अब तैयार हो जाइए अदृश्य इलाज से लड़ने के लिए, एक ऐसा इलाज जो पूरे शहर में फैल चुका है और जिसका नाम है कृत्रिम संतोष। बीरबल चौंक गए। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, अब असली युद्ध शुरू हुआ है। संतोष का, सत्य के विरुद्ध। बीरबल और संतोष बेचने वाला फकीर। बीरबल की आंखों में नींद अब एक पराई चीज हो चुकी थी। कृत्रिम संतोष, ये शब्द उनके मन के हर कोने में गूंज रहे थे। कृत्रिम संतोष यानी वो झूठा सुख जो किसी और ने तुम्हारे लिए गढ़ा हो, जिससे तुम सच्चाई के सवाल पूछना ही छोड़ दो। जिस रात हकीम फलसफा अली को चौराहे पर खड़ा किया गया, उसी रात दरबार में एक नया चमत्कार हुआ। शहर की गलियों में अचानक एक फकीर का नाम फैलने लगा, संतोष बाबा, जो केवल मौन से समाधान देते हैं। ना कोई दवा, ना कोई प्रवचन, केवल मौन। कहते हैं कि जो भी उनसे मिलता है बस एक क्षण के मौन में ही संतुष्ट होकर लौटता है। कुछ ही दिनों में शहर के बड़े अमीर, व्यापारी, यहां तक कि कई दरबारी भी उनकी चौखट पर दिखने लगे। एक दरबारी तो दरबार में ही कह बैठा, जहां पनाह, बीरबल जैसे विद्वान सवाल पूछते हैं, पर संतोष बाबा तो सवाल उठने ही नहीं देते। वही असली ज्ञानी हैं। अकबर चुप थे, पर बीरबल मुस्करा रहे थे। एक योजना। बीरबल ने रातों रात एक योजना बनाई। अगली सुबह वे भेष बदलकर संतोष बाबा के दरबार पहुंचे। बाबा सफेद वस्त्रों में एक छोटी चटाई पर बैठे थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर। भीड़ कतार में थी, सब अपने दुख लाए थे और लौटते समय उन्हें एक सफेद कागज पर सिर्फ 2 शब्द मिलते, तुम ठीक हो, और लोग सचमुच संतुष्ट हो जाते। एक औरत ने कहा, मेरा बेटा बीमार है, पर बाबा ने कहा तुम ठीक हो, और अब मुझे लगता है शायद सब ठीक ही है। एक साहूकार बोला, मेरा व्यापार गिर रहा था, पर बाबा ने मौन में मेरे भीतर कुछ कह दिया, अब मन शांत है। बीरबल का नंबर आया। उन्होंने झुककर बाबा से कहा, मैं शाही बाग का माली हूं,
मेरी बेटी बोल नहीं पाती। क्या बाबा उसका इलाज करेंगे? बाबा ने आंखें खोलीं, बीरबल को देखा और कुछ न बोलते हुए हाथ से एक संकेत किया, फिर वही कागज थमा दिया। तुम ठीक हो? बीरबल ने धीरे से कहा। अगर मैं ठीक हूं तो मेरी बेटी की तकलीफ क्या मेरा भ्रम है? बाबा मौन रहे। बीरबल ने आगे पूछा, अगर कोई भूखा है तो क्या रोटी की जरूरत नहीं? या केवल तुम ठीक हो कह देने से भूख मिट जाती है? बाबा के चेहरे पर पहली बार एक लहर सी दौड़ी। बीरबल अब जोर से बोले, बाबा, क्या संतोष का अर्थ है कि हम तकलीफ सहें और सवाल न पूछें? क्या संतोष का मतलब यह है कि हम अन्याय को भी सही मान लें? बाबा अब भी चुप। लेकिन वहां मौजूद लोग बीरबल की ओर देखने लगे। एक वृद्ध किसान बोला, बाबा ने मुझे कहा तुम ठीक हो, जबकि मेरे 3 बेटे बेरोजगार हैं। क्या ये मेरी संतोष की परीक्षा है या मूर्खता का अभ्यास? अब भीड़ में हलचल हुई। बीरबल ने बाबा के कागजों का बंडल उठाया, सब पर एक ही पंक्ति, तुम ठीक हो। बीरबल ने वह बंडल हवा में फेंक दिया, कागज इधर उधर उड़ने लगे। बीरबल बोले, यह कृत्रिम संतोष है, एक ऐसा झूठा दिलासा जो लोगों को सच्चाई से दूर कर देता है। एक ऐसा मौन जो समाज की आवाज को कुचल देता है। और आप, बाबा, एक मौन तानाशाह हैं। अब बाबा उठे। पहली बार उन्होंने बोला, मैं शांति देता हूं। बीरबल ने पलटकर कहा, शांति नहीं, सुस्ती। जागरूकता नहीं, चुप्पी। संतोष नहीं, समर्पण। समाज को दवा की नहीं, सवालों की जरूरत है। अचानक बाबा ने एक गहरी सांस ली और वहां से जाने का संकेत दिया। भीड़ तितर बितर होने लगी। दरबार में विदाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पूरा वृत्तांत सुनाया। अकबर बोले, तो क्या संतोष भी हानिकारक हो सकता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, संतोष तब तक सुंदर है जब तक वह भीतर से आए। लेकिन जब कोई दूसरा आपको कहे कि अब सवाल मत पूछो, तब वह संतोष नहीं, नियंत्रण होता है। अकबर ने धीरे से गर्दन हिलाई। बीरबल, इस बार तुमने बीमारी नहीं, उसकी दवा को बेनकाब किया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, समाज की सबसे बड़ी बीमारी है प्रश्नहीनता, और उसका सबसे चालाक इलाज है कृत्रिम संतोष। अकबर मुस्कराए। अब मुझे समझ आया कि असली चालाक हकीम वही नहीं था जो दवा देता था, बल्कि वो था जो ना देने के बहाने बेचता था। बीरबल झुककर बोले, दरबार के असली हकीम तो आप हैं, जहांपनाह, क्योंकि आपके पास सवाल करने का हक भी है और सुनने की ताकत भी। अकबर ने धीरे से कहा, और जवाब देने के लिए हमारे पास तुम हो, बीरबल। दोनों मुस्कराए। दरबार की गूंजती हंसी और सवालों की आवाज उस दिन शहर भर में फैल गई। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और कागज की नाव पर बैठा मंत्री। चमकते सूरज की किरणों में उस दिन कुछ अजीब बात थी। पूरा दरबार देर से शुरू हुआ, कारण मंत्री महोदय की तबीयत मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर बताई गई। कुछ दरबारी इस पर खुसुर पुसुर कर रहे थे, बाकी चुपचाप अकबर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अकबर तख्त पर बैठे, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मंत्री जी आज नाव पर चढ़ने जा रहे हैं। अकबर चौंके, पर आगरा में तो आज कोई यात्रा नहीं तय है। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, नाव भी कागज की है और नदी उनकी सोच की। अकबर को समझ आ गया, कोई नई अजीबोगरीब समस्या आई है, और शायद इस बार बीरबल का दिमाग ही इसका समाधान नहीं, शुरुआत भी है। मंत्री रघुपति मल एक प्रतिष्ठित और आत्ममुग्ध व्यक्ति थे। एक बार दिल्ली के किसी सम्मेलन में जब एक विद्वान ने कहा, समझ से बड़ा कोई धर्म नहीं,
तो रघुपति मल ने इसे व्यक्तिगत चुनौती मान लिया। तब से उनका लक्ष्य बन गया सबसे अलग समझ वाला बनने का। अब यह अलग शब्द धीरे धीरे विलक्षण, फिर विचित्र और अंत में विकृत समझ में बदलने लगा। कुछ उदाहरण। जब किसी ने उनसे कहा आदमी को खुद पर शक नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने दर्पण से बात करनी शुरू कर दी ताकि खुद पर नजर रख सकें। जब किसी ज्योतिषी ने बोला अपने भाग्य का लिखा पढ़िए, तो मंत्री जी ने राजकीय दस्तावेजों में अपनी किस्मत खोजना शुरू कर दी। और अब जब किसी भिक्षु ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि मनुष्य की जिंदगी कागज की नाव के समान है, तो उन्होंने सचमुच एक विशाल कागज की नाव बनवाई, महल के तालाब में रखवाई और उसमें बैठकर बैठकों की योजना बनाई। मंत्री रघुपति मल ने उस दिन घोषणा की, जहां पनाह अब से सरकारी बैठकें जलमंच पर होंगी मेरी कागज की नाव में। वहां विचार बहते हैं, शब्दों में लहरें उठती हैं। दरबार में सन्नाटा। एक खजांची ने धीरे से कहा, महाराज कागज की ना और बरसात आने वाली है। बीरबल ने विनम्रता से जोड़ा, जहां पनाह यह योजना केवल विचारों की गहराई नहीं मापेगी बल्कि मंत्री जी की तैराकी की क्षमता भी। अकबर ने लंबी सांस ली, फिर बोले, ठीक है, एक बैठक नाव में होगी। देखते हैं ये विचार कितने जल सक्षम हैं। नाव बनी विशाल थी। उस पर मुलायम गद्दे, किताबों की अलमारियां और बीच में एक लाल छतरी के नीचे मंत्री जी का सिंहासन। नाव को राजमहल के सबसे बड़े तालाब में उतारा गया। बैठक शुरू हुई। मंत्री रघुपति मल गला खनखारते हुए बोले, जहां पनाह विचार जब बहते हैं तो शासन की नाव भी बहती है। एक दरबारी ने खीसे निपोरते हुए कहा, हुक्मरानों की बातें अब तैरती रहेंगी, डूबती नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर नाव भी डूबी नहीं तो। पहले आधे घंटे में नाव पानी खींचने लगी। बीरबल चुपचाप 2 चप्पू और 2 छोटी बाल्टियां ले आए। यह क्या है? मंत्री ने पूछा। विचार निकासी यंत्र, बीरबल बोला। जब विचार अधिक भीगने लगें तो इन्हें बाहर निकालना पड़ता है। मंत्री तमतमाए, लेकिन अकबर ने मजा लेते हुए इशारा किया, जारी रखो। फिर नाव धीरे धीरे एक ओर झुकने लगी। रघुपति मल ने कहा, यह नाव झुकी नहीं है, यह हमारे झुके विचारों का प्रतीक है। बीरबल ने इधर उधर देखा, और जब ये प्रतीक पानी में समा जाएगा तो हम सभी प्रतीकात्मक रूप से भीगेंगे। तभी नाव का एक कोना चिपचिपा होकर नीचे धंसने लगा। तालाब की मछलियों ने नाव का स्वागत करना शुरू किया। मंत्री बोले, यह तो गहराई है। विचारों की गहराई। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज अब विचारों की नाव किनारे नहीं, किनारे वालों को खींच रही है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बचाओ मंत्री जी को विचारों से पहले डूबने से। बीरबल ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। मंत्री की पगड़ी भीग गई थी। नौकरों ने जल्दी से सूखा कपड़ा लाकर दिया। दरबार में अगले दिन मंत्री नहीं आए। उनकी जगह एक चिट्ठी आई, जहां पनाह मैं अब विचारों की यात्रा आत्मचिंतन में करूंगा। कागज की नाव अभी भी मेरे आंगन में है, पर अब उस पर केवल कबूतर बैठते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ, नाव डूबी या समझ? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह नाव ने जो किया वही मंत्री जी की समझ ने भी किया। धीरे धीरे पानी खींचा और खुद ही डूब गई। उस दिन के बाद जलमंच बैठक की योजना हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन उसी शाम बीरबल को एक चिट्ठी मिली, एक अजीब आमंत्रण। रघुपति मल ने लिखा था, बीरबल अगर तुम सचमुच तेज हो तो कल आओ मेरे घर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आवाजों का चित्र। शब्दों की तस्वीरें खींचने की कला मैंने खोजी है, और इस बार यह कागज की नाव नहीं, हवा में लहराने वाला पर्दा है।
बीरबल ने चिट्ठी पढ़ते ही अकबर से कहा, जहांपनाह, लगता है यह मंत्री अब शब्दों को पकड़ने निकला है। बीरबल और उड़ते हुए वाक्य। दरबार की अगली सुबह जरा असामान्य थी। अकबर के निजी कक्ष में बीरबल हाथ में एक सफेद रुमाल और आंखों में वही चिरपरिचित शरारती चमक लिए खड़े थे। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, आज मंत्री रघुपति मल की नई खोज का अवलोकन करने जाना है। अकबर ने ठहाका लगाया, आवाजों की तस्वीरें। हाँ, भला ये भी कोई बात हुई। अब शब्द उड़ेंगे और छपेंगे। बीरबल बोले, हमने देखा था वो कागज की नाव डूब सकती है। अब देखते हैं हवा में लहराता पर्दा कितना टिकता है। रघुपति मल का आविष्कार। रघुपति मल का आवास अब प्रयोगशाला जैसा हो चुका था। बगीचे में ऊंचाई से लटकते कई सफेद रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। पास ही कुछ युवक चुपचाप खड़े थे। उनके कंधे पर विचित्र दिखने वाले बांस के पिंजरे टंगे थे, जिनमें कुछ फूली हुई मिर्चें, सूखे फूल और जलते अगरबत्तियां रखी थीं। बीचों बीच खड़ा था रघुपति मल, सिर पर रंगबिरंगी पगड़ी और हाथ में घंटी। स्वागत है बीरबल जी, उन्होंने कहा, आप वक्त पर आए। आज आप देखेंगे वाक्य जब निकलते हैं तो कैसे खुद अपनी तस्वीर बना लेते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया, मैं तो बस यह सोचकर आया हूं कि शब्दों में रंग कैसे भरते हैं। रघुपति मल ने ताली बजाई। पीछे से एक सेवक आया, जो एक बड़ा झोला लेकर आया। उसमें से एक बकरी निकाली गई। बकरी के गले में लटकता एक छोटा घंटा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, यह क्या कह रही है? रघुपति मल बोले, यह बकरी नहीं है, यह ध्वनि परीक्षक है। जैसे ही कोई शुद्ध वाक्य हवा में निकलेगा, इसका घंटा बजेगा। बीरबल ने सिर खुजाया, और अगर अशुद्ध निकले तो पर्दा फट जाएगा। अब अकबर भी झुंझला चुके थे। बस बहुत हो गया। कोई एक वाक्य बोलो और पर्दे में तस्वीर बनाओ। प्रयोग आरंभ। पहले सेवक ने ऊंची आवाज में कहा, मंत्री जी महान हैं। पर्दा धीरे से हिला। एक रंग बना, पीला सा। कोई आकृति नहीं। बकरी चुप। दूसरे सेवक ने कहा, राजा सब समझते हैं। पर्दा एक पल को लहराया, फिर स्याह रंग उभरा। कुछ धब्बे बने। बकरी ने 2 बार मेमे की। अब बीरबल ने मुस्कराकर पूछा, मंत्री जी, क्या आपने कभी झूठ बोलने पर पर्दे का रंग देखा है? रघुपति मल ने अकड़कर कहा, हमारे पर्दे सच और झूठ पहचानते हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, तो एक वाक्य मैं कहूं? कहिए। बीरबल ने हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में बोला, मंत्री रघुपति मल बहुत सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं। और तभी पर्दा कांपा, कुछ काले बैंगनी रंग की लकीरें उभरीं और फिर पर्दा खुद ही 2 हिस्सों में फट गया। बकरी चिल्लाई, मैं। दरबारियों की हंसी छूट गई। लेकिन रघुपति मल गंभीर थे। यह व्यवस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में है, उन्होंने कहा। पर बीरबल, तुम्हारे वाक्य में कुछ तो था। कुछ तो ऐसा जो शब्दों से भी तेज निकला। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि मेरे शब्द हवा नहीं देखते, मस्तिष्क भेदते हैं। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल! पर अब मुझे लगता है रघुपति मल को थोड़ा विश्राम चाहिए। पहले नाव, अब पर्दे, अगली बार कहीं दीवार न बना ले शब्दों की। मंत्री चुप रहे। पर जाते जाते उन्होंने बीरबल के पास एक मुड़ातुड़ा कागज छोड़ा। उसमें लिखा था, मैंने शब्दों की उड़ान देखी है। अब मैं मौन का चित्र बनाऊंगा। कल आना, गूंगे कलाकार से मिलवाऊंगा। बीरबल चौंक उठे। मौन की तस्वीर? और कोई गूंगा कलाकार? वह मुस्कराए, जहांपनाह, अब ये कहानी और दिलचस्प होने वाली है।
बीरबल और चुप रहने वाला चित्रकार। सुबह के तीसरे पहर में बीरबल एक बार फिर रघुपति मल के आवास की ओर बढ़े। पिछली बार के उड़ते हुए वाक्य प्रकरण ने दरबार में खूब गुदगुदी मचाई थी और अब यह नया आमंत्रण मौन की तस्वीरें। अकबर बादशाह ने उन्हें जाने की अनुमति देते हुए बस एक बात कही थी। बीरबल, इस बार रघुपति मल कुछ बोले नहीं, बस होशियार रहना। कुछ बोलता हुआ झूठ कभी कभी मौन में छिपा होता है। बीरबल मुस्कराए थे। जहां पनाह चुप रहकर बकवास करने की कला में मंत्री महोदय निपुण हो चुके हैं। मौन की प्रदर्शनी। रघुपति मल का बागीचा आज किसी कला मंडी सा सजा था। पेड़ों के नीचे सफेद चादरों पर एक से एक विचित्र चित्र लगे थे। कुछ में सिर्फ गोल घेरे, कहीं एक रेखा सीधी चलती हुई और कहीं बस धुंधले से धब्बे। बीचों बीच बैठा था एक अजीब व्यक्ति, ना कोई बोल ना हाव भाव। कपड़े भी आम से थे, लेकिन आंखें बहुत चैतन्य। पास में एक बड़ा कैनवास और कोयले के टुकड़े। रघुपति मल ने बीरबल को झुककर अभिवादन किया। आइए, यही हैं नीमचंद। गूंगे हैं, लेकिन जो देख नहीं सकते उसे चित्र बना देते हैं। बीरबल चौंके, तो ये मौन को चित्रित करते हैं? जी हाँ, रघुपति मल बोले, आप सिर्फ इनसे कुछ सोचिए और ये उसे चित्र बना देंगे। बीरबल ने सिर हिलाया। यह तो मनोरंजक प्रयोग है मंत्री जी। नहीं बीरबल, रघुपति मल मुस्कराए, यह विज्ञान और कला का संगम है। चित्र की परीक्षा। भीड़ थोड़ी जमा हो चुकी थी। बीरबल ने नीमचंद की ओर देखा। यदि मैं किसी बात को सोचूं और वह व्यक्ति उसे पहचान ले तो क्या इसे मौन से संवाद कह सकते हैं? रघुपति मल उत्साहित हुए। यही तो कमाल है। बीरबल आंखें बंद कर सोचने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। नीमचंद ने एक क्षण देखा, फिर चित्र बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में चित्र सामने था। उसमें एक हाथी था, लेकिन उसका सूंड नीचे नहीं, ऊपर बंधा हुआ था, जैसे किसी रस्सी से। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि कैसे मंत्री रघुपति मल हाथी की तरह भारी बातों को रस्सी से बांधकर हंसने लायक बना देते हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। मंत्री बुरा मान गए। ये कला का अपमान है बीरबल। नीमचंद को खिलौना न समझें। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मैं कला का नहीं, अपशब्दों की पैकिंग का उपहास कर रहा हूं। रघुपति मल तिलमिलाए हुए बोले, ठीक है। अब नीमचंद मेरी सोच को चित्र बनाएगा, और यदि बीरबल उसे समझ लें तो मैं चुप रह जाऊंगा। लेकिन अगर आप न समझ पाए तो आप 7 दिन मौन व्रत करेंगे। अकबर बादशाह सहित सब दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने मुस्कराकर हामी भरी। मुझे स्वीकार है। चित्र बना मौन की बात। नीमचंद ने मंत्री की ओर देखा, जो अब सचमुच बहुत गंभीर हो चुके थे। मंत्री ने आंखें बंद कीं। नीमचंद ने चित्र बनाना शुरू किया। चित्र में एक पिंजरा था, खुला हुआ। उसके अंदर कोई पक्षी नहीं था, लेकिन पिंजरे के नीचे एक ताला पड़ा हुआ था, टूटा हुआ। बीरबल चित्र को ध्यान से देख रहे थे। वहां सन्नाटा था। फिर बीरबल बोले, यह चित्र उस मौन की कहानी है जो अपने भीतर से भाग चुका है। यह उस आदमी की सोच है जो खुद को आजाद समझता है, लेकिन बोलने का साहस खो चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री चिल्लाए। बीरबल ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ताला टूटा है, लेकिन पक्षी गायब है। यह मौन नहीं है, यह डर है। आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं। दरअसल आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं आपकी अगली चाल भी भांप न लूं। मंत्री स्तब्ध रह गए। बीरबल आगे बोले,
इस चित्र में कोई सौंदर्य नहीं। यह चित्र मौन का नहीं, पराजय का प्रतीक है। नीमचंद ने अचानक बीरबल की ओर देखा और धीरे से सिर झुकाया। उसने धीरे से अपनी जेब से एक कागज निकाला और बीरबल को पकड़ा दिया। उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भागो। बीरबल चौंके। उन्होंने झट अकबर की ओर देखा, जहां पनाह, मुझे लगता है नीमचंद खतरे में है। कौन से खतरे में? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जिसने इतने दिनों से नीमचंद को छुपा रखा। वह चाहता है कि यह कलाकार कभी बोल न पाए, क्योंकि इसके पास ऐसे चित्र हैं जो पूरे राज्य की नीयत खोल सकते हैं। अकबर गंभीर हो गए। रघुपति मल अब पसीना पसीना थे। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उलझ गए। बीरबल तुरंत नीमचंद के पास गए। क्या तुम हमें बता सकते हो वो चित्र कहाँ है? नीमचंद ने सिर झुकाकर कैनवास की ओर इशारा किया, जहां वह एक नया चित्र शुरू करने ही वाला था। बीरबल और चुप रहने वाला चित्रकार। सुबह दरबार में हलचल थी। बीरबल और नीमचंद के मौन चित्रों की कहानी अब सिर्फ कला तक सीमित नहीं रह गई थी, यह अब राजदरबार के किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। नीमचंद ने जैसे ही आखिरी कैनवास पर चित्र बनाना शुरू किया, दरबार का वातावरण थम गया। सभी की निगाहें उसकी उंगलियों पर थीं। कोयले की रेखाएं धीरे धीरे कुछ ऐसा बना रही थीं जो किसी गुप्त बात का इशारा था। चित्र पूरा हुआ। उसमें एक दरबार था, ठीक वैसा ही जैसा अकबर का दरबार था। उसमें सभी दरबारी बैठे थे। बीच में एक व्यक्ति ताज पहने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर नकाब था। और उसके पीछे एक आदमी उसके कान में कुछ फूंक रहा था, जिसका चेहरा बहुत साफ था, रघुपति मल। दरबार में सन्नाटा। अकबर उठे और चित्र के पास आए। गहरी सांस लेते हुए बोले, इसका अर्थ है जो शासक दिखता है, असल में वह नहीं बोल रहा। कोई और है जो उसकी सोच को चला रहा है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही नीमचंद की अभिव्यक्ति है। यह चित्र किसी कल्पना का नहीं, हकीकत का मौन बयान है। कोई वर्षों से दरबार की सोच को धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि नीमचंद को गूंगा बनाकर छुपा दिया गया। अकबर ने रघुपति मल की ओर देखा। तुम्हारा क्या कहना है? रघुपति मल कांपते स्वर में बोले, यह एक कलाकार की कल्पना भी हो सकती है, जहांपना। क्या चित्रों से राजद्रोह सिद्ध होता है? बीरबल बोले, नहीं, लेकिन जब हर चित्र एक ही सत्य की ओर इशारा करे, तो वह कल्पना नहीं, मौन की चीख बन जाती है। नीमचंद ने तभी एक अंतिम चित्र निकाला, जो उसने वर्षों पहले बनाया था और जिसे किसी बक्से में छुपाकर रखा गया था। उसमें एक नकाबपोश दरबारी एक कलाकार के मुंह पर हाथ रखे था और नीचे लिखा था, अगर ये बोलेगा तो दरबार गूंगा हो जाएगा। यह वह दिन था जब अकबर ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। जिस भी कलाकार की कला डर के कारण मौन हो, उस डर को मिटाना हमारा धर्म है। रघुपति मल को उनके पद से हटाया जाता है और उनकी हर नीति की पुनः जांच होगी। बीरबल ने नीमचंद की ओर देखा। वह अब मुस्कुरा रहा था, पहली बार। अकबर ने नीमचंद से कहा, अगर तुम चाहो तो आज से तुम हमारे राज्य चित्रकार बन सकते हो, लेकिन एक शर्त है। नीमचंद ने आंखों से इशारा किया, क्या शर्त? बीरबल मुस्कराए, तुम सिर्फ वह चित्र बनाना जो लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन जानना जरूरी है। नीमचंद ने झुककर सिर हिलाया। इस रहस्यमय मौन की कथा यहीं समाप्त होती है। एक चित्रकार बोलना सीख गया और दरबार सुनना। समाप्त। अगली कहानी।
बीरबल और आधे पके आम का व्यापारी। बादशाह अकबर एक सुबह खासे विचलित दिखाई दिए। दरबार में चुपचाप बैठे थे और हर कुछ मिनटों में दाया भौं ऊपर कर कुछ सोचने लगते। बीरबल ने अंदाजा लगाया कि जरूर कोई नया उलझा हुआ मामला है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज सुबह मैंने बहुत अजीब सपना देखा। सपने में एक आदमी मेरे सामने आधे पके आम बेच रहा था। कह रहा था, पूरा पका आम सिर्फ मूर्खों के लिए होता है। अक्लमंद सिर्फ आधा पका खाते हैं। सोचता हूं इसे क्या मतलब समझूं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी सपने भी दरबार से ज्यादा चालाक होते हैं। शायद वह आधे सच की बात कर रहा हो। इसी बीच दरबार में एक संदेशवाहक आया। हुजूर, एक व्यापारी आया है जो कहता है कि उसके आम में वो स्वाद है जो अक्ल बढ़ा देता है। अकबर चौंके। क्या यह वही सपना नहीं जो अब सामने आ गया है? आम बेचने वाला व्यापारी पेश हुआ। उसकी पोशाक फटेहाल, लेकिन चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास कि जैसे पूरी सल्तनत का कर्ज उसी ने चुका दिया हो। उसने दरबार में पोटली खोली। उसमें थे सिर्फ आधे पके आम, कुछ पीले, कुछ हरे, कुछ बस रंग बदलने की कोशिश में। अकबर बोले, तू कौन है और ये अधपके आम क्यों बेच रहा है? व्यापारी बोला, हुजूर, मैं फजल मियां हूं। दुनिया मूर्खता के पूरे आम खा खा कर मोटी हो रही है। मैं अब उन्हें समझ का स्वाद चखाने आया हूं। बीरबल ने चुटकी ली। तो क्या मूर्खता से पतले हो जाएंगे? व्यापारी बोला, नहीं जनाब, समझ से हल्के हो जाएंगे। फिर बातों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, अगर ये आम इतने ही बुद्धिमानी के हैं तो हम बीरबल को खिलाते हैं एक, और देखें क्या चमत्कार होता है। बीरबल ने आम उठाया, सूंघा, चखा और मुस्कुराकर बोला, वाह, इसमें तो वही स्वाद है जो हर दरबारी अपने झूठ में छुपाता है, अधूरी सच्चाई का स्वाद। फजल मियां बोला, और वही तो मेरी दुकान की असली कीमत है। मैं बेचता ही वो हूं जो लोग रोज खाते हैं लेकिन जान नहीं पाते, अधपका सच। अकबर को अब मजा आने लगा था। ठीक है बीरबल, इस व्यापारी की परीक्षा लो। अगर ये सही निकला तो इसे हमारे राजबुद्धि विक्रेता का पद मिलेगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा आम क्या सब पर एक सा असर करता है? फजल बोला, नहीं हुजूर, जो मूर्ख खाए वो और भी दार्शनिक हो जाता है। जो बुद्धिमान खाए वह थोड़ी देर के लिए आम आदमी बन जाता है। बीरबल बोला, तो फिर इसका असर देखने के लिए तुम्हें सबसे पहले रघुवंशी पंडित को खिलाना चाहिए। वह तो पहले ही खुद को सृष्टि का सिरा मानते हैं। रघुवंशी पंडित बुलाए गए। उन्होंने आम खाया और चंद मिनटों बाद रघुवंशी पंडित ने कहना शुरू किया, सच कहूं, कल रात मेरी बहस हार गई थी एक भिखारी से। उसने मुझसे पूछा कि अगर ब्रह्मांड अनंत है तो मेरी बात सीमित कैसे हो सकती है। दरबार सन्न। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, लगता है फजल मियां के आम में कुछ तो है। फजल ने एक आम अकबर को देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने बीच में रोक लिया। जहां पनाह, यह आम सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जिनमें अभी सवाल करने की ताकत बची हो। आप तो खुद ही सबसे बड़े सवाल हैं। अकबर मुस्कराए, तो फिर अब अगली परीक्षा क्या हो बीरबल? बीरबल बोले, अब देखना यह है कि ये आम झूठों को क्या बनाते हैं। एक सभा रखिए जिसमें सारे दरबारी आम खाए और फिर सबसे सच्ची बात बोलने की शर्त हो। अकबर ने घोषणा कर दी, कल दरबार में आम सत्य सम्मेलन होगा।
जो सबसे सच्ची बात कहेगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन पहले सभी को फजल मियाँ का आधा पका आम खाना होगा। और अब दरबार में एक अजीब चर्चा चल रही थी। कौन सी ऐसी सच्चाई बोले जो सबसे गहरी हो पर जिससे उसकी नौकरी भी न जाए। बीरबल सोच रहे थे, आम तो अधपके हैं, लेकिन शायद ये दरबार के पके झूठों को तोड़ देंगे। बीरबल और सच्चाई का जामुन। अगले दिन अकबर का दरबार पूरी तरह एक नए रंग में रंगा हुआ था। हर दरबारी के हाथ में आधे पके आम की कटी हुई पतली सी टुकड़ी थी। चेहरों पर अजीब सी उलझन और उत्सुकता थी। कोई सोच रहा था कि यह आधा पका आम आखिर क्या कमाल दिखाएगा, तो कोई डर रहा था कि कहीं कोई गुप्त चाल तो नहीं चली जा रही। अकबर ने आदेश दिया, जो भी आम खाए उससे आज केवल एक ही बात पूछी जाएगी, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। जो सबसे सच्चा उत्तर देगा उसे सम्राट का पुरस्कार मिलेगा। दरबार में एक एक कर सभी दरबारी आम खाते गए। जैसे जैसे वे आम खाते उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान, चौंक या गंभीरता उतरने लगी। सबसे पहले रघुवंशी पंडित का नंबर आया। उन्होंने सांस ली और बोले, जहांपनाह, मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। हर ज्ञानी सिर्फ एक अधूरा छात्र होता है। कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने ताली बजाई। लेकिन अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, यह तो बीरबल भी कह सकता है। फिर कई दरबारी आए, पर उत्तर या तो बहुत सामान्य थे या बहुत चापलूस। आखिर बीरबल का नंबर आया। बीरबल ने आम के टुकड़े को देखते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अधूरा ही पूरा होता है। जैसे ये आधा पका आम, वैसे ही जीवन के सवाल भी आधे आधे ही रहते हैं, और यही आधेपन में ही जीवन की खूबसूरती छुपी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह तो बिल्कुल वही बात है जो मैंने कल सपने में देखी थी। फजल मियाँ ने मुस्कुराकर आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मैं आधे पके आम बेचता हूं, क्योंकि पूरी सच्चाई अक्सर मनुष्य के लिए भारी होती है। आधी सच्चाई धीरे धीरे समझ आती है और बुद्धि को बढ़ाती है। अकबर ने कहा, ठीक कहा फजल मियाँ, अब तुम्हें हमारा सम्मान प्राप्त है। लेकिन अब एक अंतिम सवाल बाकी है। अगर आधी सच्चाई ही समझदार बनाती है तो क्या पूरी सच्चाई कभी बोझ नहीं बनती। दरबार के हर व्यक्ति की निगाह फजल मियाँ पर टिकी थी। फजल मियाँ ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, यही तो मेरी अगली दुकान का विषय होगा, सच्चाई के जामुन। जो पूरी सच्चाई का स्वाद लेना चाहता है उसे पहले अपने मन के सारे झूठ निकालने होंगे। पर यह जामुन इतना तीखा होगा कि बस एक एक करके ही खाया जा सकता है। दरबार में हल्की हंसी छूट पड़ी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा। तो अब क्या होगा बीरबल? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अब हमें देखना होगा कि कौन सच्चाई के जामुन की परीक्षा पास करता है। पर यह परीक्षा केवल शरीर की नहीं, दिल और दिमाग की भी होगी। अकबर ने सभी को हुक्म दिया, तैयार रहो, कल से शुरू होगा सच्चाई के जामुन का महोत्सव। और इसी के साथ दरबार की हलचल और बढ़ गई। लोग सोचने लगे, क्या वे सच में पूरी सच्चाई के लिए तैयार हैं? यहाँ समाप्त होती है बीरबल और आधे पके आम का व्यापारी की कहानी। पर दरबार की यह खोज अभी खत्म नहीं हुई। अगली कहानी बीरबल और खिसकती चप्पल की पहेली। बादशाह अकबर की दरबार में एक अनोखी हलचल मची हुई थी। आज पूरे शहर में एक ही चर्चा थी, चप्पल। जी हाँ, चप्पल। लेकिन कोई भी आम चप्पल नहीं, बल्कि खिसकती हुई चप्पल। दरबार में आते ही अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा,
बीरबल, मैंने आज सुबह एक ऐसा अजूबा देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। मेरी चप्पल हर कदम पर खिसक रही थी, पर मैं गिरा नहीं। सोचता हूँ इसका मतलब क्या हो सकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आपके कदम तो इतने मजबूत हैं कि चप्पल भी आपकी चाल का मजाक उड़ा रही है। लेकिन अकबर की जिज्ञासा कम नहीं हुई। लेकिन बीरबल, यह खिसकती चप्पल मुझे एक दुविधा में डाल रही है। क्या खिसकना बुराई है या फिर किसी चालाकी की निशानी? इसी बीच दरबार में एक बुजुर्ग जुतेरी आया, हाथ में एक चमकदार लेकिन खिसकती चप्पल लेकर। उसने कहा, हुजूर, ये चप्पल नहीं, एक पहेली है। जो इसे पहनकर चल सकता है वही समझ सकता है कि जीवन में कब रुकना है और कब चलना है। अकबर ने चप्पल उठाई और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जूतेरी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम है मखौल मियां। मैं मजाक के व्यापारी और पहेलियों का राजदूत हूं। बीरबल ने आंख मारते हुए कहा, तो क्या यह खिसकती चप्पल किसी मजाक की तरह है या फिर कुछ और? मखौल मियां ने जवाब दिया, जहांपनाह, मजाक और सच्चाई की सीमाएं कभी कभी इतनी पतली होती हैं कि चप्पल भी फिसल सकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है मखौल मियां, तुम्हारी चप्पल की पहेली को हल करना बीरबल का काम है। जो सबसे पहले इसका राज समझेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार में सबने चप्पल पहनकर चलने की कोशिश की। कुछ फिसले, कुछ संभले और कुछ हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने चप्पल पहनी और धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर चप्पल फिसलती, पर बीरबल की चाल में एक अनोखी निपुणता थी। आखिरकार वह दरबार के बीचों बीच पहुंचा और बोला, जहांपनाह, ये खिसकती चप्पल हमें यही सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और गति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। कभी कभी हमें फिसलने देना भी सीखना चाहिए ताकि गिरने से पहले संतुलित रहना आ जाए। अकबर ने खुशी से तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तुम तो हर पहेली का हल लेकर आते हो। मखौल मियां ने भी मुस्कुराकर कहा, अब आगे की असली चुनौती यह है कि कौन इस संतुलन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएगा। और बस इसी बात को लेकर दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। खिसकती चप्पल की दौड़, संतुलन का संग्राम। दरबार के हर सदस्य को चुनौती दी गई कि वे इस दौड़ में भाग लें और दिखाएं कि वे खिसकने के बावजूद गिरने से कैसे बचते हैं। अकबर की आंखों में चमक थी, बीरबल के होठों पर मुस्कान और मखौल मियां के हाथ में एक और खिसकती चप्पल। क्या इस दौड़ में कोई ऐसा होगा जो चप्पल की चालाकी से आगे निकल पाएगा? बीरबल और दौड़ती खिसकती चप्पल का राज। दरबार में जब से खिसकती चप्पल की दौड़ का ऐलान हुआ, हर कोई इसका हिस्सा बनने के लिए बेचैन था। छोटी बड़ी हर कोई अपने अपने जोड़े खिसकती चप्पलें लेकर तैयार हो गया। लेकिन सवाल था, आखिर कैसे दौड़ी जाए ऐसी चप्पल में जो हर कदम पर फिसलती हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई चाल सूझी है जिससे हम इस दौड़ को जीत सकें? बीरबल ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, यह दौड़ केवल शरीर की नहीं, दिमाग और धैर्य की भी परीक्षा है। चलिए पहले मैं एक प्रयोग करता हूं। दरबार के बीचों बीच बीरबल ने चप्पल पहनकर एक अजीब सा नाच शुरू किया। हर कदम पर चप्पल फिसलती, पर बीरबल अपने शरीर को इस तरह झुकाता और घुमाता कि गिरने की बजाय वह एकदम नृत्य की भांति फिसलता। अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह बीरबल, यह तो एक कला है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी गिरने की तैयारी करना ही असली जीत होती है। जैसे जीवन में गिरना जरूरी नहीं कि हार हो, गिरकर संभलना ही बुद्धिमत्ता है।
दौड़ की शुरुआत हुई। दरबार के सभी सदस्य तेजी से दौड़ने लगे। चप्पलें फिसल रही थीं, लोग गिर रहे थे, हंसी और चीखों का मेला लग गया था। बीच दौड़ के मखौल मियाँ ने अपनी चप्पल उतारी और जोर से चिल्लाए, ध्यान दो, ये चप्पलें न तो आम हैं, न रोजमर्रा के जूते, बल्कि ये हमारी सोच की सीमा हैं। जो अपनी सोच से बाहर निकल पाएगा वही जीत पाएगा। दरबार में सब हैरान रह गए। तभी अचानक एक नौजवान व्यापारी दौड़ में सबसे आगे निकल आया। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि चप्पलें बार बार फिसलती, पर वह गिरा नहीं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तुम कौन हो और यह चाल कहाँ से सीखी? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करता हूँ। गिरने से डरता नहीं, बल्कि गिरकर सीखता हूँ। बीच में बीरबल ने चुपके से अकबर से कहा, यह व्यापारी एक गुप्त गुरु का शिष्य है, जो समझता है कि असली संतुलन अंदर की लड़ाई में होता है। अकबर ने सोचते हुए कहा, तो क्या इस दौड़ का मतलब केवल फिसलना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानना भी है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह। और यही चप्पलें हमें यह सिखा रही हैं कि जीवन की राह में स्थिरता के साथ लचीलापन भी जरूरी है। अभी चर्चा में ही मखौल मियाँ ने एक और चप्पल दरबार में रखी, एक ऐसी चप्पल जो दिखने में बिल्कुल अलग, चमकदार और भारी थी। अब अगली चुनौती है चप्पल जो रुकती नहीं। दरबार के लोगों ने हैरानी से पूछा, यह चप्पल कैसे रुकती नहीं? मखौल मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इसे पहनेगा वह कभी रुककर सोच नहीं पाएगा, बस चलता रहेगा, चाहे राह कैसी भी हो। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुम इस नई चुनौती के लिए तैयार हो? बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, चलिए देखते हैं कि कौन रुकती नहीं वाली चप्पल की चाल समझ पाता है। बीरबल और रुकती नहीं वाली चप्पल की चुनौती। दरबार में रुकती नहीं वाली चप्पल की चर्चा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मखौल मियाँ ने उसे बड़े प्यार से रखा था, चमकदार, भारी और देखने में ऐसी जो हर किसी की नजरें अपनी ओर खींचे। अकबर ने कहा, यह चप्पल बहुत ही खास लगती है। बताओ मखौल मियाँ, जो इसे पहनेगा वह क्या करेगा? मखौल मियाँ ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस चप्पल को पहनने वाला कभी रुककर सोच नहीं सकता। वह बिना रुके चलता रहेगा, चाहे रास्ता सही हो या गलत, मंजिल मिलती हो या नहीं। दरबार के लोग सोच में पड़ गए। कोई इसे चुनौती समझ रहा था, तो कोई इसे जीवन की सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो बिल्कुल उलझन भरी चप्पल है। जो इसे पहनेगा उसे अपनी मंजिल का पता पहले से होना चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि बीरबल इसे पहने और इस चप्पल की ताकत को समझे। बीरबल ने बिना हिचक के चप्पल पहन ली। चप्पल भारी थी और पैरों में अजीब सी असहजता हो रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे दरबार के गलियारों में चलने लगा। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। बीरबल अपनी चाल में सजग था, लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया, चप्पलें पैरों को दबाने लगीं और मन को बेचैन करने लगीं। वह रुकना चाहता, सोचता, लेकिन पैर खुद ब खुद चल रहे थे। दरबार वाले आश्चर्यचकित थे कि बीरबल बिना रुके कैसे चलता जा रहा था। कुछ समय बाद बीरबल की चाल में थकान दिखने लगी। वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। अचानक बीरबल ने दरबार के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए वहां एक वृद्ध महिला खड़ी है, जो बहुत दिनों से दरबार में आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई। वह आपकी न्याय व्यवस्था के लिए एक सवाल लेकर आई है। अकबर ने उस महिला को आमंत्रित किया। महिला ने कहा,
मैं अपने बेटे की संपत्ति का विवाद लेकर आई हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है और मैं चल नहीं सकती। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस चप्पल ने मुझे यह समझाया कि कभी कभी हम बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सही रास्ता ही चुने। रुककर सोचना, समझना और निर्णय लेना भी जरूरी है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। दौड़ना और चलना अच्छी बात है, लेकिन रुककर सोचना और समझदारी से निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण है। बीच में मखौल मियां ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चप्पलें तो बस एक उपकरण हैं। असली ताकत तो इंसान के भीतर की समझ और संतुलन में है। अकबर ने कहा, आओ हम सब मिलकर उस महिला की समस्या का न्याय सही तरीके से करें और उसे उसका हक दिलाएं। दरबार ने पूरी समझदारी से विवाद सुलझाया, महिला को उसका हक मिला और पूरे दरबार ने संतुलन और समझदारी की महत्ता को एक बार फिर से जाना। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी खिसकती चप्पलें और रुकती नहीं वाली चप्पलें हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाती हैं कि चलना है, लेकिन समझदारी के साथ। गिरना है तो संभल कर और रुकना है तो सोच समझकर। अकबर ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आज की इस सीख के लिए मैं बीरबल और मखौल मियां का हृदय से आभारी हूं। दरबार में ऐसी ही नई नई कहानियां और सीखें आती रहेंगी और इस तरह खिसकती चप्पलों की पहेलियां और भी गहरी होती गईं, पर इस बार सभी ने समझ लिया था कि जिंदगी की राह में सबसे बड़ा हथियार है बुद्धिमत्ता और धैर्य। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी, बीरबल और खोया हुआ ठहाका। दरबार में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। जहां पनाह अकबर, जो अपनी हंसी और ठहाकों के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर थे, अचानक कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। उनके ठहाके गायब हो गए थे। यह बात सबके लिए एक रहस्य बन गई थी। दरबार के सारे मंत्री, नौकर और कवि परेशान थे। कोई अकबर को हंसाने की कोशिश करता तो कोई ठहाके का कोई बहाना ढूंढता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अकबर का चेहरा हमेशा गंभीर और गंभीर था। यह देख बीरबल को भी चिंता हुई। बीरबल तो अकबर की बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब था, लेकिन इस बार उनकी मुस्कुराहट भी कहीं खो गई थी। एक दिन बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, जहां पनाह, अगर ठहाका खो गया है तो उसे खोजने का प्रयास करना होगा। बिना ठहाके के दरबार का क्या फायदा? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ठहाका तो एक भावना है जो बिना वजह हंसने और सबके दिलों को हल्का करने का काम करता है। लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरा ठहाका क्यों गायब हो गया है। बीच में दरबार के एक मजाकिया मंत्री, मखौल मियां, ने कहा, जहां पनाह, हो सकता है ठहाका चोरी हो गया हो। शायद कोई उसे छुपाकर कहीं रख दिया हो। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मखौल मियां, ठहाका चोरी नहीं होता, लेकिन खो सकता है। चलिए हम इस ठहाके को खोजने की एक योजना बनाते हैं। ठहाके की खोज शुरू होती है। बीच में बीरबल ने दरबार के सदस्यों से कहा, जो कोई भी हाल ही में ऐसा कुछ सुनाए या करे जिससे लोगों को हंसी आए, वह मुझे बताए। हम इस ठहाके के सुराग जुटाएंगे। दरबार में अजीबोगरीब किस्से सुनाए गए। कोई कवि ने एक मजेदार कविता सुनाई तो कोई कलाकार ने एक हंसमुख नाटक किया, लेकिन ठहाका वापस नहीं आया। बीच में अचानक एक छोटी सी बच्ची, जो अकबर की रानी के साथ रहती थी, दरबार में आई और बोली, मैंने अपनी गुड़िया को हंसाते हंसाते खो दिया। क्या आप लोग भी अपना ठहाका खो चुके हैं? दरबार में सभी हंस पड़े। बच्ची की बात ने सभी के दिलों को छू लिया।
ठहाके की असली खोज। बीच में बीरबल ने सोचा, शायद ठहाका कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपा है। यह तो एक एहसास है, एक जज्बा है जो हम खो चुके हैं। बीच में अकबर ने कहा, बीरबल, अगर ठहाका खो गया है तो उसे वापस पाने का कोई तरीका बताओ। बीच में बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ठहाका वह है जो दिल से आता है। जब हम अपनी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे के साथ हंसेंगे तभी ठहाका वापस आएगा। इसलिए मैं एक योजना बनाता हूँ। बीच में बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एक महोत्सव की तैयारी करने को कहा, जिसमें हर कोई अपनी अपनी मजेदार कला, हंसी और मस्ती लेकर आएगा। महोत्सव का दिन। महोत्सव के दिन दरबार में रंगारंग कार्यक्रम हुए। कवियों ने हास्य कविताएं सुनाई, कलाकारों ने नाटक दिखाए और बच्चे अपनी मासूम हंसी के साथ सबको खुश कर रहे थे। अकबर भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, फिर हंसी के छोटे छोटे ठहाके निकलने लगे। धीरे धीरे उनकी हंसी पूरे दरबार में फैल गई। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, ठहाका वापस आ गया। वह कभी खोता नहीं, बस छुप जाता है। जब हम अपने दिलों को खोलेंगे तब वह अपने आप आएगा। ठहाके की गूढ़ बात। मखौल मियां ने कहा, बीरबल, यह ठहाका तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इसे खोने की चिंता मत करो, बस उसे जियो। अकबर ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आज मुझे यह समझ में आया कि हंसी और ठहाका केवल खुशी का प्रतीक नहीं बल्कि समझदारी और प्रेम का संदेश भी है। पर एक सवाल अब भी था। बीच में अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, क्या यह ठहाका हमेशा साथ रहेगा या फिर कभी खो जाएगा? बीच में बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह ठहाका कभी नहीं खोएगा जब तक हम इसे दिल से जिए। लेकिन याद रखिए, अगर हम अपने दुखों को हंसी से नहीं बदल पाए तो ठहाका फिर से खो सकता है। दरबार में सबने ठहाके के महत्व को समझा और हंसी की इस दौलत को संजोकर रखा। लेकिन दरबार के सबसे शांत कोने में एक अजीब सी परछाई दिखी। क्या वह परछाई कोई पुराना ठहाका था या कोई नई चुनौती? बीरबल और दरबार का नया ठहाका। दरबार के सबसे सुनसान कोने में, जहां पहले वह अजीब सी परछाई दिखी थी, अचानक हलचल मच गई। अकबर ने उस ओर देखा तो उसे एक अनजान हंसी की गूंज सुनाई दी, जो हल्की हल्की खनकती हुई धीरे धीरे पूरे दरबार में फैलने लगी। बीच में बीरबल ने अपनी तेज नजर से दरबार के कोने में झांका और बोला, जहांपनाह, यह कोई पुराना ठहाका नहीं बल्कि कोई नई हंसी है जो हमें दरबार के अंदर से ही बुला रही है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या इसका मतलब है कि हमारा ठहाका अब वापस आ गया है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ठहाका तो कभी वापस नहीं आता, वह तो हमेशा से हमारे साथ था। लेकिन यह जो नई हंसी है वह दरबार के भीतर कहीं छुपी हुई है और हमें उसे ढूंढना होगा। नई हंसी की खोज। बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमें इस नई हंसी का पता लगाना होगा। यह हंसी कहीं भी हो सकती है, किसी के शब्दों में, किसी के हाव भाव में या किसी की आवाज में। दरबार के सदस्य उत्सुक हो गए। हर कोई अपनी अपनी मजेदार बातें लेकर आया। कोई अजीब गरीब हंसी सुनाने लगा, कोई अपने अटपटे चुटकुले सुनाने लगा। पर असली नई हंसी छुपी हुई थी कहीं और। दरबार की दीवारें बोलती हैं। बीच में बीरबल ने एक चतुराई भरा सुझाव दिया, जहांपनाह, दरबार की दीवारों को भी सुनिए। कभी कभी ठहाके और हंसी ऐसे रहस्यमय रास्तों से गुजरती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारा मतलब है कि दीवारें हंसती हैं?
बीच में बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह नहीं, पर वे जरूर कुछ कहती हैं। सुनिए तो सही। दरबार के लोग ध्यान से दीवारों की ओर सुनने लगे। अचानक कुछ पुराने पेंटिंग्स के पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सब हैरान रह गए। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा, ठहाका वहां छुपा था, जहां हमने सोचा भी नहीं था। चालाक कलाकार की खोज। बीच में बीरबल ने खोजबीन शुरू की कि कौन उस जगह के पास रहता था। पता चला कि दरबार के नए कलाकार चिंतन वही रहता है जो बिना आवाज किए भी लोगों को हंसा सकता है। अकबर ने चिंतन से पूछा, तुम्हारे पास क्या ऐसा है जो हमारी खोई हुई हंसी वापस ला सकता है? चिंतन मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, मैं हंसी को जादू नहीं मानता, पर मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि जिंदगी में मजाक और मस्ती जरूरी है। शायद यही आपकी हंसी का असली राज है। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, हंसी किसी चीज का परिणाम नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। मजेदार चुनौती। बीरबल ने दरबार में एक अनोखी चुनौती रखी। हर कोई आज अपनी सबसे मजेदार कहानी बताए जो न केवल हंसाए बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे। दरबार के सभी सदस्य तैयार हो गए। किसी ने हंसी के किस्से सुनाए तो किसी ने व्यंग्य किया। हर कहानी में छुपी थी हंसी और सूझबूझ। अकबर खुद भी इस चुनौती में शामिल हो गए। उन्होंने एक मजेदार कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने खुद को एक ऐसे राजा के रूप में बताया जो अपनी हंसी भूल गया था और उसे खोजने निकला था। दरबार में हंसी का जश्न। धीरे धीरे पूरे दरबार में फिर से ठहाकों की गूंज होने लगी। लोग हंसने लगे, मुंह पर मुस्कान आने लगी। यह देखकर अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हंसी किसी को दी जाने वाली वस्तु नहीं बल्कि साझा की जाने वाली भावना है। जब तक हम इसे बांटेंगे नहीं, यह खोई रहेगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीच में, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि ठहाका कभी खत्म नहीं होता, बस बदलता रहता है। परंतु अचानक दरबार में एक नई गुप्त आवाज गूंजने लगी। क्या आप सचमुच जानते हैं कि ठहाका क्या है? या यह तो बस शुरुआत है? सब हैरान रह गए। बीरबल की आंखें चमक उठीं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ठहाके के इस नए राज ने दरबार में एक नया खेल शुरू कर दिया था। बीरबल और दरबार का नया ठहाका, अंतिम भाग। दरबार में गुप्त आवाज की गूंज ने सबको चौंका दिया था। अकबर ने अपनी महफिल संभाली और पूछा, कौन है जो कहता है कि ठहाका बस शुरुआत है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीच में बीरबल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जहां पनाह, यह तो वही खेल है जो असली बुद्धिमान लोगों के लिए होता है, जहां सवाल ही जवाब होते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीच में, इसका मतलब क्या है? क्या यह कोई नई पहेली है? बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरबार के हर कोने में छुपे सवालों को जानना होगा। और जवाब वहीं छुपा है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। खोज का अंतिम सफर। बीच में बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि वे दरबार के पुराने किस्सों, चुटकुलों और हास्य घटनाओं को फिर से खोजें। यह सफर था हंसी और यादों का, एक ऐसा सफर जो दिलों को जोड़ता था। इस खोज में बीरबल ने पाया कि हंसी का राज न तो कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति, बल्कि वह एक भावना है जो तभी खिलती है जब सब साथ हों। दरबार की हंसी की मिसाल। बीच में बीरबल ने दरबार के सामने यह बात रखी, जहां पनाह, हंसी का असली ठिकाना दिल है। इसे बनाना, बांटना और बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें आज भी मेरे दिल को छू गईं। यही तो कारण है कि हमारा दरबार कभी भी उदास नहीं हो सकता। नया ठहाका, नया युग। अचानक दरबार में फिर से ठहाकों की गूंज फैल गई। यह ठहाका पहले से भी ज्यादा शुद्ध, ज्यादा सजीव था। यह किसी एक का नहीं बल्कि सबका था। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए, ठहाके का सफर खत्म नहीं होता, बस नई राहें मिलती हैं। हमें बस अपने दिल खोलकर हंसना आना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो इस नए युग के लिए जश्न मनाएं, जहां हंसी से बढ़कर कोई खजाना नहीं। दरबार ने तालियां बजाईं, सभी हंसे और एक नए भरोसे के साथ ठहाके लगाए। और इस तरह बीरबल और दरबार का नया ठहाका का सफर पूरा हुआ, एक ऐसा सफर जो यादों, हंसी और दिलों को जोड़ता रहा। अगली कहानी, बीरबल और उड़ती हुई कलम। दरबार का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। अकबर के दरबार में हर दिन कुछ नया होता रहता था, लेकिन आज कुछ अलग ही मच रहा था। आजकल अकबर के ध्यान से एक छोटी सी घटना ने दरबार के माहौल को पूरी तरह बदलकर रख दिया था। बीच में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीच में, क्या तुमने कभी किसी उड़ती हुई कलम के बारे में सुना है? बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कलम तो हमेशा ही उड़ती है जब वह किसी नायक की कहानी लिखती है। अकबर ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, नहीं बीरबल, मैं किसी ऐसी कलम की बात कर रहा हूं जो सचमुच हवा में उड़ती हो। बीच में बीरबल ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, तो चलिए इस उड़ती हुई कलम की सच्चाई पता लगाते हैं। कलम की उड़ान की पहेली। अकबर ने दरबार में आदेश दिया कि सभी मंत्री, दरबारी और कलाकार कलम की उस उड़ान का रहस्य खोजें। दरबार में कुछ दिन तक एक अलग ही हलचल मची। हर कोई यह सोच रहा था कि कलम सचमुच कैसे उड़ सकती है। कुछ लोग तो इसे जादू मानने लगे, तो कुछ इसे विज्ञान की नई खोज। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी जवाब हमारी नजर के सामने होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। बीच में बीरबल ने 3 लोगों को दरबार में बुलाया, एक कलाकार, एक सिपाही और एक दरबारी। कहा, इन तीनों में से कोई एक उस उड़ती हुई कलम की सच्चाई जानता है। तीनों ने बारी बारी अपनी अपनी कहानी बताई। कलाकार ने कहा, जहांपनाह, यह कलम किसी कलाकार की जादुई शक्ति है जो उसकी कल्पना को उड़ा देती है। सिपाही ने कहा, जहांपनाह, यह कलम असल में एक जासूस की है जो उड़ती उड़ती संदेश भेजती है। दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह कलम एक साधारण कलम है, लेकिन हमारे दरबार में इसे उड़ने वाला कहा जाता है। बीच में एक अजीब दृश्य। एक दिन दरबार के बीच में अचानक कलम हवा में उठी और कुछ देर के लिए उड़ती रही। सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, यह तो सचमुच एक चमत्कार है। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक दिमागी चाल है। बीच में बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कलम के चारों ओर एक महीन जाल बिछवाया। कलम फिर से उड़ने लगी, पर इस बार जाल ने उसे पकड़ा। सच सामने आया। बीरबल ने सभी के सामने उस जाल को खोलकर दिखाया। अंदर एक छोटी सी पतली धागे से जुड़ी हुई कलम थी। दरबार में हंसी छूट गई। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस उड़ती हुई कलम के पीछे कोई जादू नहीं था, बल्कि यह एक चालाकी थी जो कुछ लोग हंसी उड़ाने के लिए कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीच में, यह तो बड़ा मजेदार था, लेकिन क्या इससे ज्यादा मजेदार कहानी भी हो सकती है? बीच में बीरबल ने जवाब दिया,
जहां पनाह मजेदार तो हमेशा नई कहानियां होती हैं। दरबार में तो रोज ही कुछ न कुछ नया होता है। दरबार में नया रहस्य। पर तभी दरबार में एक नई बात चर्चा में आई। किसी ने कहा कि कलम के उड़ने के पीछे एक और बड़ा राज छुपा है। बीच में अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीच में यह क्या नया राज है? क्या हमें फिर से अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह यही तो मजा है। जो समझ पाए वही आगे बढ़े। और इस तरह दरबार में एक नया खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जिसमें हर जवाब के पीछे एक नया सवाल था। बीरबल और बेतरतीब बीरबल और जादूगर की छड़ी। दरबार के महल में सन्नाटा था। हर कोई पिछली उड़ती हुई कलम की बात सोच रहा था। पर अचानक एक नई हलचल शुरू हुई। दरबार में एक जादूगर आया था। नाम था झलमल राव। उसकी छड़ी के बारे में ऐसी बातें फैल रही थीं कि वो छड़ी सचमुच जादू करती थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीच में, क्या यह जादूगर सचमुच कोई जादू कर सकता है या फिर ये सिर्फ दिखावा है? बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह जादू हमेशा आंखों का धोखा होता है, लेकिन समझदारी की छड़ी वो है जो हकीकत दिखाती है। जादूगर की पहली चाल। झलमल राव ने अपने जादू का प्रदर्शन शुरू किया। उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक दरबार में एक मेज हवा में तैरने लगी। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीच में यह तो बड़ा चमत्कार है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह चमत्कारों के बीच भी हकीकत को पहचानना चाहिए। बीच में बीरबल ने जादूगर की छड़ी को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि छड़ी में कोई खास यंत्र छिपा है। बीच में बुद्धिमत्ता की जंग। बीच में बीरबल ने जादूगर से कहा, तुम्हारे जादू में कौशल तो है, पर क्या तुम दरबार की सच्चाई से भी वाकिफ हो? जादूगर ने चुनौती स्वीकार की। अगर मैं दरबार के एक सवाल का जवाब दूं, तो क्या आप मेरी छड़ी की असली ताकत देख पाएंगे? बीच में अकबर ने हामी भर दी। पहला सवाल, दरबार की पहेली। बीच में अकबर ने पूछा, बताओ सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, तलवार, धन या दिमाग? जादूगर ने तुरंत जवाब दिया, तलवार। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह जवाब तो आपके लिए बहादुरी की मिसाल है, पर मैं कहूंगा असली ताकत दिमाग की होती है। अकबर ने कहा, बीच में अब अगला सवाल। जो सही जवाब देगा वही जादूगर की असली छड़ी का राज जानेगा। अगला सवाल, हंसी का राज। बीच में बीरबल ने पूछा, हंसी का असली राज क्या है? जादूगर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, खुशी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जादूगर भाई, हंसी का असली राज है समझदारी और साथ मिलकर हंसना। बिना समझदारी के खुशी अधूरी है। जादूगर की असली छड़ी। बीच में बीरबल ने कहा, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि असली जादू किसे कहते हैं। बीच में बीरबल ने अपनी छड़ी घुमाई। दरबार में सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जादूगर हैरान था। बीच में बीरबल ने बताया, जहां पनाह असली जादू वह है जो दिलों को जोड़ता है, न कि सिर्फ आंखों को चकाचौंध करता है। अकबर ने कहा, बीच में यही तो हम चाहते हैं, असली जादू जो हमारे दरबार को रोशन करे। नया रहस्य। पर तभी दरबार में एक और खबर आई। जादूगर की छड़ी में एक गुप्त मैकेनिज्म था जो दरअसल दरबार के किसी बड़े रहस्य से जुड़ा था। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह लगता है हमारी इस जादू की खोज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असली राज तो अभी खुलना बाकी है।
दरबार में उत्सुकता और बढ़ गई। बीरबल और दरबार की गुप्त आवाज। दरबार के सारे लोग उस रहस्यमय खबर से चकरा गए थे कि झलमल राव की जादूगर छड़ी में कोई गुप्त मैकेनिज्म छिपा है। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपनी बुद्धि और सूझबूझ से इस बात की तह तक जाने का आदेश दिया। बीच में बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे पूरे महल की दीवारों, छत और फर्श की गहराइयों में आवाजों को खोजने की कोशिश की। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस छड़ी में छिपा राज दरअसल दरबार की एक गुप्त आवाज है। यह आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती है जिसके पास समझदारी और धैर्य दोनों हों। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो वह आवाज क्या कहती है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह आवाज दरबार के उन छुपे हुए राजों को खोलती है जिन्हें केवल सच की आंखें ही देख सकती हैं। झलमल राव ने कहा, सच कहूं तो इस छड़ी का असली काम न तो उड़ती हुई चीजें दिखाना है, न ही किसी को चकाचौंध करना। इसकी ताकत है दरबार की परतों को खोलना। बीच में बीरबल ने दरबार की दीवार की ओर इशारा किया, देखिए, उस दीवार में छिपा है वह सुराग जो हमें इस छड़ी की असली ताकत तक ले जाएगा। दरबार के कलाकार और कारीगर दीवार की ओर बढ़े। दीवार पर कुछ खास निशान बने हुए थे जो छड़ी की नोक से छूते ही चमक उठे। बीच में बीरबल ने कहा, यह निशान दरअसल दरबार की गुप्त आवाज के संकेत हैं। हमें इनके अनुसार चलना होगा। अकबर ने आदेश दिया, चलो इस रहस्य को खोजते हैं। दरबार के सभी लोग बीरबल के नेतृत्व में उन संकेतों के पीछे चल पड़े। रास्ते में कई पहेलियां और जटिल सवाल आए जिनका जवाब बीरबल ने बड़ी चालाकी से दिया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हर सवाल की जड़ में छुपा है वह सच जिसे समझना ही असली ज्ञान है। अंत में वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां छड़ी की चमक और तेज हो गई। वहां एक पुराना झूमर था जो धीरे धीरे घूमने लगा और उसकी हर रोशनी एक नए सुराग को प्रकट कर रही थी। बीच में बीरबल ने कहा, इस झूमर के नीचे छिपा है वह दस्तावेज जो दरबार के कई सवालों के जवाब देगा। अकबर ने उत्सुकता से झूमर के नीचे देखा, पर दस्तावेज वहां नहीं था। अचानक झूमर की रोशनी धीमी हुई और आवाज आई, सच का पीछा करो, झूठ के पर्दे हटाओ। बीच में सब चौंक गए। बीच में बीरबल ने कहा, यही वह अंतिम संकेत है जो हमें बताता है कि असली राज छुपा है दरबार की उन आवाजों में जो हम सुनना चाहते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली, बीच में, यह खोज हमारी बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा है। पर तभी दरबार के दरवाजे अचानक खुल गए और एक अज्ञात व्यक्ति अंदर आया। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था और उसने कहा, जहांपनाह, वह जो खोज रहे हैं वह आपको हर समय आपके करीब मिलता है पर कभी नजर नहीं आता। बीच में बीरबल ने तेज नजर से उस व्यक्ति को देखा लेकिन उसकी पहचान नहीं कर पाया। दरबार में एक नई पहेली जन्म ले रही थी जो सोच से भी परे थी। अगली कहानी, बीरबल और दरबार का उल्टा कानून। दरबार में आज कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जहांपनाह अकबर अपनी राजसी कुर्सी पर बैठे थे और सभी मंत्री, शाही सेवक और दरबारी भी मौजूद थे। लेकिन आज की सभा में एक नया मुद्दा था। दरबार में अचानक उल्टा कानून लागू करने की बात चल रही थी। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीच में अब समय आ गया है कि हम कुछ नया करें ताकि दरबार और आम जनता दोनों का भला हो। मंत्री एक एक कर बोलने लगे लेकिन सभी की राय उलट-पालट थी। कोई खुश तो कोई नाराज। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उल्टा कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सही लगता है जरूरी नहीं कि वह सच में सही हो। अकबर ने पूछा, बीच में ऐसा उल्टा कानून क्या हो सकता है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह दरबार में एक दिन ऐसा होगा जब सब नियम उल्टे हो जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन कितना समझदार है। दरबार में उल्टा दिन। अगले दिन दरबार में उल्टा कानून लागू हो गया। आज से हर काम उल्टा होगा। जो सच कहा जाएगा उसे झूठ माना जाएगा, जो आदेश दिया जाएगा उसे उलट समझा जाएगा। मंत्री और अधिकारी हक्का बक्का रह गए। आम लोग दरबार के बाहर खड़े होकर यह सोच रहे थे कि आखिर बीरबल ने यह अजीब सा प्रस्ताव क्यों रखा। पहला उल्टा मामला। दरबार में पहला मामला आया जिसमें एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी माल की खेप चोरी हो गई है। अकबर ने आदेश दिया, इस व्यापारी के आरोप को अस्वीकार कर दो। लेकिन उल्टे दिन के हिसाब से इसका मतलब हुआ कि व्यापारी की बात माननी पड़ेगी। बीच में बीरबल ने समझाया, जहां पनाह उल्टे दिन में हर आदेश का उल्टा मतलब निकालना होगा। व्यापारी खुश हुआ और उसने कहा, बीच में अब तो हर बात में दिमाग लगाना पड़ेगा। चतुर मंत्री की चाल। एक मंत्री ने सोचा कि उल्टे दिन का फायदा उठाया जा सकता है। उसने अकबर को फुसलाने की कोशिश की, जहां पनाह अगर आप आज मुझे जेल भेजने का आदेश दें तो उल्टे दिन के कारण मैं तो बाहर रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीच में यह उल्टा दिन सच में मजेदार होगा। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह जो चतुर है वह उल्टे दिन को भी सीधा समझेगा। दूसरा उल्टा मामला। एक महिला दरबार में आई और कहा, महाराज मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। अकबर ने तुरंत कहा, बीच में तुम्हारे पति पूरी तरह वफादार हैं। लेकिन उल्टे दिन के नियम के अनुसार इसका मतलब था कि महिला की बात सच थी। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह उल्टे दिन में सच और झूठ की परिभाषा उलट जाती है। सभी दरबारी चौंक गए। दरबार की उल्टी चाल। दरबार में अब उल्टे दिन की उल्टी चालें शुरू हो गईं। हर कोई उल्टे शब्द बोलता, उल्टे काम करता। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह इस उल्टे दिन में हमें सीखना है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। अकबर ने पूछा, बीच में फिर यह उल्टा दिन कब खत्म होगा। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह जब हर कोई उल्टे दिन की उल्टी बात समझ जाएगा तभी यह दिन खत्म होगा। अनजान व्यक्ति का आना। दरबार में अचानक एक अनजान व्यक्ति आया जिसने कहा, जहां पनाह मैं वह हूं जो उल्टे दिन के राज को जानता हूं। अकबर ने कहा, बीच में तो बताओ उल्टे दिन का राज क्या है। व्यक्ति ने जवाब दिया, बीच में यह सिर्फ एक झलक है उस दुनिया की जहां लोग सच और झूठ को उलट समझते हैं। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह लगता है इस उल्टे दिन में और भी राज छुपे हैं। बीरबल और उल्टे दरबार की पहेली। दरबार में उल्टा कानून लागू होते हुए कई दिन बीत चुके थे, पर उलझनों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां पनाह अकबर के मन में जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी कि आखिर इस उल्टे दिन के पीछे कोई गहरा रहस्य तो नहीं छुपा। बीच में बीरबल ने दरबार को एक चुनौती दी, जहां पनाह जब उल्टा सब कुछ है तो आइए उल्टे सवाल पूछें, उल्टे जवाब खोजें। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीच में बताओ क्या है वह उल्टा सवाल। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह अगर मैं पूछूं कि कौन है दरबार का सबसे सच्चा आदमी और आपको उल्टा जवाब देना हो तो जवाब क्या होगा। दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। पहेली का पहला भाग। मंत्री रामानंद बोले, अगर उल्टा जवाब देना है तो सच्चा आदमी कौन नहीं हो सकता। बीच में बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। उल्टे दिन में हमें उसी बात को उल्टे अंदाज में समझना होगा। रहस्यमय खत।
अचानक दरबार में एक खत आया जिसमें लिखा था, उल्टे दिन का सच छुपा है, जहां आप सोच से परे देखो। अकबर ने कहा, बीच में यह खत कौन भेजा होगा? बीच में बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका जवाब उल्टे दिन के राज में छुपा है। मंत्रियों की उल्टी चाल। मंत्री भी इस उल्टे खेल में कुछ नया करने लगे। उन्होंने उल्टे तरीके से बातें करनी शुरू कर दी। मंत्री हरिदास ने कहा, अगर मैं कहूं कि आज मैं सबसे कम समझदार हूं तो क्या इसका उल्टा सच होगा? बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो उल्टे दिन की मजेदार बात है, हर बात में उल्टापन और गहरा अर्थ होता है। बीच में एक अनोखा प्रयोग। बीच में बीरबल ने सुझाया कि आज हर दरबारी अपने सबसे बड़े सच को उल्टा बोले। अकबर ने कहा, बीच में यह प्रयोग मजेदार होगा। दरबार के सभी सदस्य अपनी अपनी बात उल्टी बोलने लगे। उल्टे सच का खेल। सबके उल्टे सच सुनकर अकबर ने कहा, बीच में अब समझ आ रहा है कि उल्टे दिन में हम अपने अंदर के सच को कैसे देख सकते हैं। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही उल्टे दिन की असली सीख है, खुद को जानना। अचानक नई समस्या। पर तभी दरबार में एक बड़ी समस्या आई। उल्टे आदेशों के कारण महत्वपूर्ण काम रुके हुए थे। अकबर ने कहा, बीच में उल्टे दिन का नियम हम कैसे ठीक करें? बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब उल्टे ही मिलेगा, हमें उल्टे दिन को उल्टा करना होगा। अंत में एक नई गुत्थी। लेकिन जब बीरबल उल्टे दिन को उल्टा करने की कोशिश कर रहा था तो उसे पता चला कि दरबार में एक छिपा हुआ खिलाड़ी है जो इस उल्टे खेल को और भी उलझा रहा है। बीच में बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, उल्टे दिन की गुत्थी अब और गहरी हो गई है। अकबर ने पूछा, बीच में वह खिलाड़ी कौन हो सकता है? बीच में बीरबल ने उत्तर दिया, यह पहेली अभी सुलझाई जानी बाकी है। बीरबल और दरबार के छिपे हुए खिलाड़ी। दरबार के उल्टे दिन की उलझनें अब चरम पर थीं। जहांपनाह, अकबर खुद उलझन में पड़ गए थे कि आखिर वह कौन छिपा खिलाड़ी हो सकता है जो इस उल्टे खेल को और उलझा रहा है। बीरबल, जिसकी चतुराई और तेज दिमाग से हर समस्या का हल निकलता था, इस बार भी पूरी लगन के साथ इस रहस्य को सुलझाने में जुट गया। दरबार के हर सदस्य पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन हर कोई ऐसा दिख रहा था जैसे वह बिल्कुल साफ और निश्चिंत हो। बीरबल ने सबसे पहले उल्टे आदेशों की किताब निकाली और पढ़ने लगा। दरबार के नियमों को उल्टा करने वाले आदेशों का सारा हिसाब किताब उसने खंगाला। बीच में बीरबल ने सोचा, यह उल्टा दिन कोई साधारण मजाक नहीं, इसमें कोई गहरा मकसद छुपा है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें पहले इस उल्टे आदेश के सूत्रधार को पकड़ना होगा। इसके लिए मैं एक योजना बनाता हूं। अकबर ने बीरबल को पूरी आजादी देते हुए कहा, बीरबल, जो भी तरीका सोचो, मुझे भरोसा है तुम सही साबित होगे। बीच में बीरबल ने एक सभा बुलाई जिसमें दरबार के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया गया। उसने घोषणा की, आज हम एक नया खेल खेलेंगे जिसके जरिए हम सच का पता लगाएंगे। सब लोग उत्सुक हो गए, खासकर वे लोग जिनका दिल कुछ छुपाए हुए था। बीरबल ने कहा, मैं आप सबको उल्टे में सवाल पूछूंगा और आपको सच्चाई से उल्टा जवाब देना होगा। जो सच बोलेगा उसे उल्टा बोलने में दिक्कत होगी, जिससे सच का पता चल जाएगा। यह सुनकर कई दरबारी चिंतित हो गए। सबसे पहले मंत्री हरिदास से सवाल पूछा गया, बताओ, क्या तुम इस उल्टे दिन के मास्टर हो? मंत्री ने हिम्मत करके कहा, नहीं, मैं इस खेल का मास्टर नहीं हूं। उल्टे दिन में इसका मतलब था कि वे मास्टर जरूर थे, लेकिन उनकी हिचक के कारण बीरबल को शक हुआ।
फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आपकी बारी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उल्टे दिन के सारे उल्टे आदेशों का पालन करता हूँ। बीरबल ने देखा कि जहां पनाह सच बोल रहे थे, लेकिन उल्टे शब्दों में। बीच में बीरबल ने अचानक कहा, अब हम उस छिपे हुए खिलाड़ी को पकड़ने के लिए एक और योजना बनाएंगे। बीच में बीरबल ने दरबार में सभी के लिए एक अनोखा नियम बनाया, हर कोई अगले 3 दिनों तक एक दूसरे की बातें उलट-सुलट में लिखेगा। इस नियम के चलते दरबार के भीतर हंसी ठिठोली और भी ज्यादा फैल गई, लेकिन साथ ही लोगों की आदतें भी खुलने लगीं। तीसरे दिन बीरबल ने देखा कि मंत्री जीवानंद की चिट्ठी सबसे उलझी हुई और गलत शब्दों से भरी हुई थी। बीरबल ने उसकी गुप्त बैठक पर भी नजर रखी। बीच में बीरबल ने समझा कि मंत्री जीवानंद दरबार के उल्टे खेल का असली सूत्रधार हो सकता है। बीच में बीरबल ने अकबर को पूरी सच्चाई बताई, जहां पनाह, मैंने पता लगाया है कि यह उल्टा कानून और उल्टे आदेश मंत्री जीवानंद के दिमाग की उपज हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, और इसका मकसद क्या हो सकता है? बीच में बीरबल ने बताया, मंत्री जीवानंद दरबार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए उल्टे नियम बनाए ताकि सब कुछ उलझा रहे और वह सबसे समझदार बने। अकबर ने तुरंत मंत्री जीवानंद को दरबार में बुलाया। मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य केवल अपनी स्थिति मजबूत करना था, पर मैंने दरबार के आदेश उलटकर संकट खड़ा कर दिया। बीच में अकबर ने कहा, सत्ता के लिए छल करना ठीक नहीं, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी चतुराई यह है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दरबार के लिए सोचें। अंत में अकबर ने मंत्री जीवानंद को माफ कर दिया और सभी को आदेश दिया कि उल्टे दिन के सारे उल्टे नियम हटाए जाएं। दरबार फिर से सामान्य हो गया और हंसी ठिठोली की जगह जिम्मेदारी ने ले ली। बीच में बीरबल ने एक बार फिर कहा, जहां पनाह, कभी कभी उल्टा देखकर भी सही रास्ता खोजा जा सकता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। कहानी खत्म हुई।